अरे भाई सी पढ़ूँ, सी प्लस प्लस पढ़ूँ, जावा पढ़ूँ, पीएचपी पढ़ूँ, पाइथन पढ़ूँ, पढ़ूँ तो क्या क्या पढ़ूँ। अब ऐसा हो गया है कि ए से लेके जेड तक कोई भी लेटर ले लो, हर एक लेटर से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट होती है। मेरा नाम है मार्तन यादव, आप देख रहे हैं मार्ट कोड अकेडमी। और आज हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, या आप कह सकते हैं कोडिंग के बारे में। हर एक बच्चा जो कि कॉलेज में पढ़ रहा होता है, उसके लाइफ में 2-3 लैंग्वेजेस तो वो सीख के निकलता है कॉलेज में से। जो कि वो ठीक से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है वो तो मुझे मालूम नहीं, बट एटलीस्ट 4 साल की इंजीनियरिंग के बाद या फिर 3 साल के किसी बीएससी कोर्स के बाद एटलीस्ट सबको ये मालूम होता है कि सी लैंग्वेज होती है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और ऐसी कुछ कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है कि हमें कहीं ना कहीं प्लेसमेंट मिलना चाहिए करके। ठीक है, बट 4 साल का इंजीनियरिंग के बाद, बीएससी के बाद, बीसीएस के बाद, बीसीए के बाद, एमसीए के बाद, एमसीएस के बाद, ऐसे ढेर सारे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के डिग्रीज के बाद भी एक बच्चा जो है, जो कि कॉलेज में से निकलता है, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतने अच्छे से समझ में नहीं आती है। अब उसमें उसकी कोई गलती होती नहीं है, क्योंकि पहले स्कूल्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, बट अभी तो 6th स्टैंडर्ड से ही आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाना स्टार्ट करना है। तो मान के चलो कि आप एक ऐसे स्कूल में से आए हो जहां पे आपको प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं सिखाया गया था, बट 3 साल के कॉलेज के बाद या फिर 4 साल के कॉलेज के बाद भी आपको प्रोग्रामिंग ठीक से नहीं आ रही है। प्रोग्रामिंग आना मतलब क्या होता है कि प्रोग्रामिंग आना मतलब ये होता है कि आपका लॉजिक अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, और उस लॉजिक डेवलप होने में ही वक्त लगता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाते हो तो उसी के बेस के ऊपर आप बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस भी सीख सकते हो, क्योंकि सब में सेम चीज़ होती है। सब में आपको वेरिएबल्स मिलेंगे, सब में आपको सिलेक्शन स्टेटमेंट्स मिलेंगे, सब में आपको इटरेशन स्टेटमेंट्स मिलेंगे। ऐसी फलाना फलाना चीज़ें होती हैं जो कि हर एक लैंग्वेज में होती है, और हर एक लैंग्वेज में सेम चीज़ होती है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जिससे कि आप किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर मास्टरी कर लो। चलो बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग की। मेरा जो कॉलेज लाइफ है, या फिर आप बोल सकते हो कि कॉलेज के पूरे दौरान मैंने 3 चीज़ें बहुत अच्छे से कर ली थी। एक था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरा है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तीसरा है एक वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज जो कि पीएचपी। ओके, एक चौथी चीज भी है जो कि है कोई भी एक डेटाबेस उठा लो, उसको आप ठीक से पढ़ लो कि क्या चीज होती है क्या चीज नहीं होती है। ये 3-4 चीज अगर आपने कर ली तो आप स्टार्ट करने के लिए रेडी है, प्लेसमेंट्स में बैठने के लिए रेडी है। मैंने बोला सी प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के बारे में, वो है आपकी एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी, जिसमें कि आपको कुछ भी चीज़ें, मोस्ट ऑफ द चीज़ें रेडीमेड नहीं मिलेगी, आपको वो खुद करनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से आपका लॉजिक सच्ची में डेवलप होता है। दूसरी है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। सी प्लस प्लस लैंग्वेज एक ऐसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसको कि आप एक बार समझ लेते हैं तो उसके बाद जावा, .NET, ऐसी जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं उनके ऊपर काम करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद मैंने बात करी वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज के बारे में। तो आप पीएचपी जो सबसे आसान है उससे स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद बहुत सारी हैं जिसकी तरफ आप मुड़ सकते हैं और देख सकते हैं। अभी तो जावास्क्रिप्ट भी है जो कि वेब के लिए इतनी ज़्यादा यूज़ की जा सकती है, वो भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि किसी भी कॉलेज में आपको 3 चीज़ें तो पक्का सिखाते हैं, HTML, PHP, जावास्क्रिप्ट, CSS तो आप खुद ही सीख जाते हैं। तो ये चीज़ें तो होती कॉलेज में, और जितना हो सकता है उस कॉलेज के टाइम के दौरान ही सारी चीज़ें एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि उसके बाद टाइम वेस्ट करना बहुत ही भारी जाता है। उसके बाद मैंने बात की किसी डेटाबेस के बारे में, तो आप MySQL से स्टार्ट कीजिए, उसके अंदर जितनी सारी चीज़ें हैं वो ठीक से कीजिए। उसके बाद फिर आप अलग दूसरे डेटाबेस के ऊपर आप बढ़ सकते हैं। अब दूसरा डेटाबेस मतलब क्या, आजकल NoSQL आ चुका है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप GraphQL की तरफ जा सकते हैं। आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ें होगी कैसे? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि आजकल अगर आप किताबों से सीख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास ढेर सारे वीडियोस आपको इंटरनेट के ऊपर मिलते हैं जिसके थ्रू आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत आसानी से सीख सकते हैं। बस इतना होता है कि किसी किसी बच्चों को एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जिसमें कि उनको एक फिजिकल टीचर मौजूद होना चाहिए जो कि उनके डाउट सॉल्व करे। अगर आपको वैसी ज़रूरत है तो आप कोई क्लास लगा लीजिए,
नहीं तो फिर YouTube के वीडियोस और बहुत सारे ऐसे फ्री इंटरनेट के ऊपर लिंक्स है जिसके वीडियोस आप देख के बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी सीख सकते हैं। एक बार आपने कोई भी लैंग्वेज हम लेके चलते हैं कि आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर महारत ले लिया। ऐसे तो हो नहीं सकता कि आपको 100% सब कुछ आ जाए करके। किसी भी लैंग्वेज को आप 100% पूरी की पूरी तरह नहीं सीख सकते, क्योंकि ऐसी कुछ ना कुछ नई चीज़ें अपडेट उसमें आते रहते हैं जो कि आपको फिर से पढ़ने पड़ते हैं। ये ऐसा एक सेक्टर है जिसमें कि हर एक घंटे में कुछ ना कुछ नया चीज़ निकलता रहता है, तो उसके लिए आपको अपडेटेड रहना पड़ता है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अरे भाई 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 रुक जाओ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो है डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, जहाँ पे चले मान के चलो कि ई कॉमर्स की कोई साइट है, डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस पक्का पूछे जाते हैं। इसलिए कॉलेज के टाइम पे ही सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स है वो समझ लो। एग्जाम्पल के तौर पे एरेज अच्छी तरह से समझ लीजिए, पॉइंटर्स अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसके बाद लिंक लिस्ट क्या होती है, बाकी कलेक्शंस क्या होते हैं जावा में, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अच्छे से समझ लेनी है। अगर आपको कॉलेज में समझ में नहीं आती हैं तो कॉलेज के बाद समझिए, वीडियो से समझिए, टेक्स्ट बुक से समझिए, पर समझना इंपॉर्टेंट है। डेटा स्ट्रक्चर कोई लैंग्वेज नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट होता है। आप किसी भी लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर्स को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग सी, डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग C++। किसी लैंग्वेजेस में आपको रेडीमेड डेटा स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं, उनको आपको यूज़ करना आना चाहिए। जैसे कि मैं कलेक्शंस की बात करता हूँ जावा में। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करनी है तो कैसे करनी है करके। थोड़े और टिप्स दे देता हूँ। अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में या फिर उसमें कुछ पढ़ना है तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसको कि आप रेफ़र कर सकते हैं, जैसे कि लीड कोड हो गया, हैकर अर्थ करके है, हैकर रैंक करके है, ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं। स्टैक ओवरफ्लो करके साइट है, उसके ऊपर जाइए, सर्च कीजिए कि आपको किसी चीज़ का आंसर मिलता है, क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप उस पर जाके सर्च कर सकते हैं। आप कोरा पे जा सकते हैं, आप मीडियम पे जा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी साइट्स है जिसमें कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपका स्टार्ट है, मतलब कि अगर आप फ्रेश प्लेसमेंट वाले बच्चे हैं, तो उसमें आपको एक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज हो गई, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हो गई, डेटाबेस हो गया, डेटा स्ट्रक्चर्स हो गया। ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी तो नहीं कह सकता मैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो आपको बड़ा काम करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, आप आराम से वो कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने अभी बिग डेटा के बारे में सुना हुआ है, अगर आपने डेटा साइंस के बारे में सुना हुआ है, डेटा साइंटिस्ट आजकल बहुत ज़्यादा नाम चल रहा है, तो ये सब चीज़ें सीखने के लिए पहले आपको बेसिक्स आने पड़ते हैं। आप सीधा जाके उठ के डेटा साइंटिस्ट नहीं बनते हैं, और ना ही आपको कोई बिग डेटा या हडूप के अंदर या फिर किसी भी ऐसी चीज़ के अंदर काम देगा कोई। आपको पहले बेसिक्स ही क्लियर करने पड़ते हैं, आपको बेसिक प्रोजेक्ट्स खुद करके देखने पड़ेंगे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, जितने हो सकते हैं खुद से प्रोजेक्ट बनाइए। जब भी आप खुद से प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ही आपको प्रोग्रामिंग का असली नॉलेज मिलेगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग या फिर प्रोजेक्ट करते वक्त इतनी सारी चीज़ें, न्यू चीज़ें आपके सामने आती हैं जिसके कि आंसर्स आप खुद ढूंढने के लिए जाते हैं, और वो आंसर्स ढूंढने के दौरान ही आपको ये सारी साइट्स के बारे में मालूम चलता है, आपको अलग अलग मीडियम्स के बारे में मालूम चलता है, आपको अलग अलग तरीकों के बारे में मालूम चलता है। कभी भी आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसमें जो एरर्स आते हैं वो एरर्स के बारे में पढ़िए कि वो एरर्स किस चीज़ के बारे में है, वो एरर्स क्या कह रहे हैं, वो एरर्स के अंदर ही आंसर छुपा रहता है कि वो एरर क्यों आया हुआ है करके। जैसे एरर आ जाता है हमारे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, हम लोग बुलाने लग जाते हैं, भाई एरर आ गया यार, निकाल दे मेरा एरर। मैं आपको मेरी बात बताता हूँ। जब मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया था, जब मेरा पहला या दूसरा दिन था कॉलेज में, तो मेरे साइड में एक लड़का बैठा था, उसका नाम चैतन्य था। मेरा दोस्त नहीं था, वो नया लड़का था, मैं भी नया था। तो पहला प्रोग्राम सी प्रोग्रामिंग का उसने लिखा hello.c और उसको सेव किया। जैसे टीचर ने बोला वैसे उसने सेव कर दिया। मैं तो सुन नहीं रहा था कि टीचर क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है करके, पर उसने hello.c करके सेव कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने भी सेम टू सेम प्रोग्राम लिखा और उसके बाद टीचर को बुलाया और मैंने बोला कि मैं मेरा प्रोग्राम नहीं चल रहा है, इसका प्रोग्राम तो चल रहा है। तो टीचर ने देखा यार, देखा तो लिखा तो सब कुछ सही है,
पर बाद में फिर देखा उन्होंने कि भाई मैंने जो फाइल का नाम दिया है वो दिया है hello.m और मेरे दोस्त ने दिया है hello.c। तो उन्होंने बोला कि भाई तुमने क्यों तुम्हारा hello.m दिया है। मैंने कहा मेरा नाम मार्तंड है और मैं वो m से स्टार्ट होता है इसलिए मैंने hello.m दे दिया। उसका नाम चैतन्य है इसलिए उसने hello.c दे दिया, इसलिए मैंने hello.m दे दिया। उसने हाथ जोड़े मेरी तरफ और बोली कि आप कैसे आ गए इस कोर्स के अंदर। तो ये समझिए ये मेरी हालत थी जब मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी। मुझे नहीं लगता कि आप लोग की इतनी बदतर हालत होगी। उसके बाद से फिर धीरे धीरे समझ में आ गया कि भाई हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपना अपना एक्सटेंशन होता है और उस हिसाब से हमें उसको सेव भी करना होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं जब आप खुद से प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। और हर कॉलेज की स्टोरी होती है, हर जगह की स्टोरी होती है कि प्रोजेक्ट जब बनता है तो उसमें मान के चलो कि 3 लोग इन्वॉल्व हैं करके, उसमें से एक ही काम करता है, बाकी के 2 एकदम बंडल लोग होते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं होता। उनको मालूम होता है कि ये बंदा कर देगा सब कुछ करके और वो लोग सिर्फ प्रिंटिंग का काम करेंगे। ये सच्चाई है, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे दिल में अभी तुम लोग हंस रहे होंगे, मुझे मालूम है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो उस 3 में से वो जो 2 ग्रुप वाले हैं वो ये वीडियो देख रहे होंगे और खुद को एनालाइज कर रहे होंगे कि हाँ हम भी इस ग्रुप में से हैं करके। बट वो जो दूसरा बंदा, जो पहला बंदा है जो कि प्रोजेक्ट कर रहा है, भला उसका होने वाला, भाई तुम्हारा नहीं होने वाला। अगर तुम बोल बच्चन वाले आदमी हो, क्या पता तुम लग जाओ कहीं पे, ऐसा भी होता है। आपको और एक चीज़ बताता हूँ, जो आदमी बोल नहीं पाता उसका प्लेसमेंट होना थोड़ा मुश्किल होता है, चाहे आप कितने भी धुरंधर हो प्रोग्रामिंग में। पर इंटरव्यू के दौरान अगर आप ठीक से आंसर्स नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आपको कोई लेना नहीं चाहेगा वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आपको बात करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, आपको सामने वाले को समझाना पड़ेगा कि भाई मैं ये चीज़ें कहना चाहता हूँ करके, तो ही उसको समझ में आएगा कि हाँ आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं या नहीं जानते हैं। जब मैं मेरी कंपनी के पर्सिस्टेंट सिस्टम्स के जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था तो हमारा इंटरव्यू अराउंड 2 घंटे के आसपास चला था, क्योंकि उन लोगों ने हमें बहुत सारी चीज़ें पूछी थी। मे भी उनको मज़ा आ रहा था और मुझे भी मज़ा आ रहा था आंसर्स देने में। तो मैं और मेरा एक दोस्त था, हम दोनों के साइड मतलब कि थोड़े डिस्टेंस के ऊपर इंटरव्यू चल रहे थे और ऑलमोस्ट सेम टाइम के ऊपर ही हम लोग उठ के बाहर आए थे। तो अगर मैं आपको बताऊं कि उस इंटरव्यू में मुझे क्या क्या पूछा गया था, तो मुझे स्टार्टिंग किया था सी से, फिर मुझे C++ के क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर डेटा स्ट्रक्चर्स के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, डेटाबेस के भी क्वेश्चन पूछे गए थे और तैयारी अच्छी खासी थी, इसलिए हमारा इंटरव्यू जो है वो क्रैक हो गया था। तो ऐसी चीज़ें हैं। अगर आपको कोई बुक्स रेफ़र मैं करता हूँ तो मैं आपको सबसे पहली बुक, अगर आप सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने यहाँ पे लेटेस्ट सी बहुत फेमस है, आप कीजिए, लेटेस्ट सी में से भी पढ़िए। बट अजय मित्तल की एक बुक आती है, वो जाके खरीदिए और उसमें से सी प्रोग्रामिंग सीखिए। बहुत बढ़िया बुक है, प्रैक्टिकल अप्रोच। वो बुक आराम से आप खरीदिए, अमेजोन के ऊपर भी आप मिल जाएगी आपको, अगर होगी तो मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। उसके बाद C++ की आपको अच्छे से आपको सीखनी है तो थिंकिंग इन C++ करके बुक है, वो खरीदिए। मैं विजान स्ट्राउब की बुक अभी क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ी सी डिफिकल्ट जाती है, आप उसके बाद वो बुक भी खरीद सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग के लिए डेनिस रिची की आप सी प्रोग्रामिंग बुक खरीदिए। अगर मेरे पास होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। अगर मेरे पास वो बुक है, ये है वो डेनिस रिची की बुक, आपको दिख रही होगी। तो ऐसी ये बुक है, ये आप खरीद सकते हैं। उसके बाद फिर थिंकिंग इन C++ की अगर मैं आपको बुक दिखाऊं तो ये थिंकिंग इन C++ में की बुक है। ये मे भी आपको उल्टी दिख रही होगी इसमें, पर ऐसी है ये बुक, ठीक है। सो सबकी लिंक्स में नीचे डाल दूंगा, आप वहाँ से वो बुक्स ले सकते हैं, या फिर आप अपने खुद से भी अपने मार्केट में जाके वो बुक ले सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं खुद भी वीडियोस बनाता हूँ प्रोग्रामिंग के ऊपर, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं मराठी, हिंदी और इंग्लिश इन तीनों भाषाओं में सिखाता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, चाहे फिर वो किसी भी भाषा में हो, इन 3 भाषा में, ये 3 भाषा मुझे आती हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उसमें मैं आपको वीडियो बना के आपके लिए मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो फिर से एक बार, मेरा नाम है मार्तंड यादव, आप देख रहे हैं मैट्रिकोड एकेडमी चैनल। और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो है आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी पता चलने दीजिए कि प्रोग्रामिंग कैसे सीखी जाती है। थैंक यू।